नमस्कार दोस्तों, त्रिविजया ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग लेकर आए हैं हिंदी वर्णमाला का तीसरा प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके एसएससी जीडी एवं ईटीसी किसी भी एग्ज़ाम में जहां पर भी हिंदी आनी है उसके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाला है। जैसे एक टैगलाइन अपनी है कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपका ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। इससे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, चा और छा वर्ड का उच्चारण स्थान कौन सा होता है। उच्चारण स्थान की अगर बात करें तो चा और छा एक ही वर्ग के हैं। चा और छा एक ही वर्ग के हैं। चा छा, ठीक है ना। तो इसे कहा जाता है कि चू यशा नाम तालु। चलिए सूत्र प्रयोग करते हैं। तो चा और छा का उच्चारण स्थान, क्योंकि ये चा वर्ग का है, चा वर्ग का है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, तालु। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है। ठीक है ना। बात यहाँ पर वो कर रहा है नहीं है कि नहीं है, स्वर नहीं है। अब इसका मतलब तीन ऐसे होंगे, चार ऑप्शन है तो तीन ऑप्शन आपके ऐसे होंगे जो स्वर होंगे, एक ऐसा होगा जो स्वर नहीं है। तो अ भी हमारा क्या है, स्वर है। उ भी हमारा क्या है, स्वर है। और ए भी क्या है, स्वर है। तो जा ऐसा वर्ड है जो कि क्या है, व्यंजन है। जा ऐसा वर्ड है जो कि व्यंजन है। ठीक है ना। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ज। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, इनमें से कौन सा वर्ड, इनमें से कौन सा वर्ड स्वर है। अभी देखा था आपने पिछले क्वेश्चन में स्वर नहीं है और यहां पर पूछ रहा है स्वर है। तो इसमें देखिए, तो स्वर तीन, ये भी व्यंजन, ये भी व्यंजन और ये भी व्यंजन, अर्थात ये तीनों क्या है, व्यंजन है। ये तीनों क्या है, व्यंजन है। अब ए, ए आपका क्या है, ये स्वर है। और स्वर में भी कैसा स्वर है, स्वर में भी कैसा स्वर है, ये जैसे संयुक्त स्वर है। क्या है, संयुक्त स्वर है। ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से ओ का उच्चारण स्थान क्या होगा। ओ का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो हमेशा आप जान लिए, हमेशा आप ध्यान दीजिएगा कि संयुक्त संयुक्त वर्णों का, संयुक्त वर्णों का उच्चारण स्थान हमेशा कैसा होगा, संयुक्त वर्णों का उच्चारण स्थान हमेशा संयुक्त ही होता है। कैसा होता है, संयुक्त ही होता है। ठीक है। तो अब यहां पर आप देख रहे होंगे एकल स्थान, यहां पर देखा एकल स्थान, यहां पर देखा एकल स्थान। तो एक ऐसा वर्ड आपको मिल रहा है, एक ऐसा ऑप्शन आपके सामने है, कौन सा, कंठ और ओष्ठ। कंठ और ओष्ठ, तो ये क्या है, दो उच्चारण स्थान है, अर्थात कंठोष्ठ ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका राइट होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। अंतस्थ और ऊष्म की चर्चा हुई थी। अंतस्थ कौन कौन सी, अंतस्थ और
ऊष्म। अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं? या, रा, ला और व। ये सब अंतस्थ ऊष्म वर्ण तीनों प्रकार के आपके जो श लिखे जाते हैं वे और ह, ये सब कैसे होते हैं? अंत ऊष्म होते हैं। और या, रा, ला, व ये कैसे होते हैं? ऊष्म होते हैं। अब यहाँ पर हमको देखना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अंतस्थ वर्ण पूछ रहा है। अंतस्थ वर्ण पूछ रहा है तो अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं? या होता है, रा होता है, ला होता है और व होता है। ठीक है। अब यहाँ पर ऑप्शन में हमको देखना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपके सामने है। तो आपके सामने या है, इसलिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? या हो जाएगा। सा आपका कैसा है? ऊष्म है। सा कैसा है? ऊष्म है। सा क्या है? मूर्धन्य है। कैसा है? मूर्धन्य है। ठीक है ना। ड ट वर्ग का, ठीक है ना। ये सब कैसा है? इसी का है। ये भी कैसा है? मूर्धन्य है। ठीक है ना। या कैसा है? या आपका अंतस्थ वर्ण है। या कैसा है? अंतस्थ वर्ण है। इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? या हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है छ। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ठीक है ना। तो पहली चीज तो ये जानेंगे कि छ वर्ण किस वर्ग का है। छ वर्ण किस वर्ग का है? तो छ वर्ण च वर्ग का है। ठीक है ना। छ वर्ग किसका है? च वर्ग का है। च, छ, ज, झ। ठीक है ना। ये वर्ण किसके हैं? च वर्ग के। तो कहा जाता है इचु यशानाम, इचु यशानाम तालु, इचु यशानाम तालु। ठीक है। तो अब ये कैसा हो जाएगा? तो तालव्य हो जाएगा। तालु का मतलब तालव्य। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, तालव्य। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? विकसित ध्वनि कौन सी होती है? पहली चीज तो ये जाने कि विकसित ध्वनि कौन सी होती है। ठीक है ना। तो विकसित ध्वनि वो होगी जो आपकी मूल भाषा से नहीं होगा। ठीक है ना। मूल भाषा से नहीं होगा। तो मूल भाषा जैसे हिंदी है, हिंदी में हम लोग इन सब का प्रयोग करते हैं, लेकिन ख और ग का प्रयोग नहीं करते हैं। ख और ग, ख ग में आपने देखा होगा एक चिन्ह लगा है। ठीक है ना। चिन्ह लगा है। इस चिन्ह को क्या कहते हैं? ख में जो चिन्ह लगा है और ग में लिखा है, इसको हम क्या बोलते हैं? नुक्ता चिन्ह। क्या बोलते हैं? नुक्ता चिन्ह। ठीक है ना। नुक्ता चिन्ह ज्यादातर अरबी और फारसी शब्दों में लगाया जाता है। ठीक है ना। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अनुस्वार। अनुस्वार किसका कार्य करता है? अनुस्वार किसका कार्य करता है? ठीक है ना। तो अनुस्वार संधियां पढ़ा होगा। देखिए बड़े अच्छे लेवल पर यह क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है ना। लोअर सबऑर्डिनेट में ये क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया था। ठीक है ना। तो क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है कि अनुस्वार किसका कार्य करता है? तो किसका कार्य करेगा? विसर्ग का कार्य करता है। विसर्ग तो है ही नहीं, विसर्ग तो अपना अलग वर्ड है। चंद्रबिंदु का कह रहा है तो वो क्या होता है? अनुस्वार नहीं होता है, अनुनासिक होता है। ये क्या होता है? अनुनासिक होता है। ठीक है ना। विसर्ग कैसा होता है? विसर्ग, ठीक है ना, हकारांत होता है। और स्वर, स्वर तो अपनी जगह है। स्वर का महत्व तो अपनी जगह है। तो विसर्ग किसका कार्य करता है? पंचम वर्ड का कार्य करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पंचम वर्ड। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंचम वर्ड का। पंचम वर्ड का जैसे आपने देखा होगा संगम, एक शब्द आपके सामने आता है संगम। तो संगम में क्या लगा है? अनुस्वार लगा है। अनुस्वार लगा है तो ये क्या है? इसका विच्छेद जब करेंगे सम प्लस गम, सम प्लस गम, तो म आपका कैसा वर्ण है?
म कैसा वर्ण है? पंचम वर्ण है, ठीक है ना। प वर्ग का पंचम वर्ण है, क्या है? प वर्ग का पंचम वर्ण है, ठीक है ना। इसी प्रकार से जैसे हम लोग लिखेंगे पंकज, पंकज, ठीक है ना, पंकज। तो ये अनुस्वार किसका कार्य कर रहा है? अंगा का कार्य कर रहा है। किसका कार्य कर रहा है? अंगा का कार्य कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? अंगा किसका है? क वर्ग का पंचम वर्ण है। क्या है? क वर्ग का पंचम वर्ण है, ठीक है ना। इसलिए हम कह सकते हैं कि अनुस्वार किसका कार्य करता है? पंचम वर्ण का कार्य करता है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। क ग ज फ ध्वनिया किसकी ध्वनिया है? अभी हमने बताया था कि किसकी ध्वनिया होती हैं? संस्कृत की है नहीं, संस्कृत की है नहीं, ठीक है ना। अंग्रेजी की है नहीं, ठीक है ना। दक्षिणी भाषा से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो किसकी हो जाएगी? अरबी फारसी की। ये किसकी ध्वनि है? अरबी फारसी की, ठीक है ना, अरबी फारसी की। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं? हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं? तो स्वर व्यंजन के बाद एक पार्ट हम लोग पढ़ते हैं। अब ये देखिए, ये सब कैसे हैं? ये तीनों आपके क्या हैं? स्वर हैं। ये तीनों कैसे हैं? स्वर हैं, ठीक है ना। ये भी स्वर कभी कभी आप लोग कहते हैं, लेकिन इनको मूल रूप से किस नाम से जाना जाता है? अयोगवाह के रूप में जाना जाता है। अंग और आह बोलते हैं आप लोग, ठीक है। तो इनको अनुस्वार और विसर्ग के रूप में भी जाना जाता है। इन्हें अनुस्वार और विसर्ग के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं, ठीक है ना। तो मूर्धन्य व्यंजन कौन से होंगे, ठीक है ना। तो मूर्धन्य वर्ण कौन से होते हैं? आपने फॉर्मूला लिखा था कि ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो अब ये क्या आया? जैसे यहाँ पर वर्गीय व्यंजन रखे गए हैं, तो हम वर्ग को उठाएंगे। वर्ग कैसा है? टा वर्ग है। टा वर्ग के वर्ण कौन कौन से होते हैं? ट, ठ, ड, ढ, अड़, ठीक है ना। अब हमको देखना यह है कि इसमें से, इन वर्गों में से कौन सा वर्ड आया है। तो अब बात करें अगर ग और घ की, तो ये किसके हैं? का वर्ग के हैं, ठीक है ना। जा वर्ग की बात, जल और झा की बात करें, तो जा झा, क्या छा जा झा, तो ये किसके हैं? क्या वर्ग के हैं। ड ढ टा ठा ड ढ, तो ये किसके हैं? टा वर्ग के हैं। तो उत्तर लगभग आपको मिल चुका है। प फ, ठीक है ना। ये किसके हैं? पफाभ्याम। प वर्ग के हैं। ये किसके हैं? प वर्ग के हैं। तो अब हमको उत्तर क्या लाना है? मूर्धन्य व्यंजन पूछ रहा है। मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं? टा वर्ग के व्यंजन होते हैं। अर्थात आपका राइट आंसर हो जाएगा डा और ढ, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी।
निम्नलिखित में से पार्श्विक, ठीक है ना, पार्श्विक नहीं पार्श्विक, ठीक है ना, निम्नलिखित में से पार्श्विक पार्श्विक ध्वनि कौन सी है, ठीक है ना, तो लुंठित और पार्श्विक, ठीक है ना, अर्धस्वर, लुंठित और पार्श्विक, ये आपको बताया गया था, या व रा और ल, इसमें से, ठीक है ना, या और व कैसे है, अर्धस्वर है, क्या है, अर्धस्वर है, ठीक है, र कैसा है, र कैसा है, लुंठित, र कैसा है, लुंठित, ला कैसा है, पार्श्विक, ठीक है ना, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। रा एक कैसा वर्ड है, रा एक कैसा वर्ड है, ठीक है, लुंठित वर्ड है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम क्या होगा, संतान, सकल, सचल और सक्षम शब्दों का सही क्रम क्या होगा। तो हमें सबसे पहली चीज तो ये देखनी है, सबसे पहली चीज तो ये देखनी है कि अब इसमें स तो सब में आ गया है, ठीक है ना, स तो सब में आ गया है, ठीक है। उसके बाद आधा न की बात आती है। अभी आपको बताया गया था कि अनुस्वार किसके कार्य करते हैं, अनुस्वार किसका कार्य करता है, तो अनुस्वार हमेशा पंचम अक्षर का कार्य करता है, पंचम वर्ड का कार्य करता है। तो पंचम वर्ड आपका अनुस्वार से ही आएगा, तो इसका मतलब ये और ये तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना, क्योंकि इसके बाद आधा अक्षर आना चाहिए, आधे अक्षर के बाद पूरा अक्षर आएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो संतान, संतान के बाद शकल, शकल के बाद च वर्ग नहीं आएगा, का के बाद छ आता है, फिर च आता है, ठीक है ना, क्योंकि अभी एक पिछले वीडियो में हम लोगों ने बताया था कि मानक वर्णमाला में क के बाद जब हम लोगों ने संयुक्त वर्ण बताए थे, उसमें आपको बताया गया था कि क के बाद छ, ता के बाद त्र, ठीक है ना, ये वर्ण आते हैं, तो छ क के बाद ही आएगा, ठीक है ना, फिर च आएगा, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आई, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ड है, आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ड का वैशिष्ट्य, मतलब ब वर्ड की क्या विशेषताएं हो सकती हैं, कि ब वर्ड को क्या क्या कहा जा सकता है, ठीक है ना। तो देखिए, अब एक चीज आपको एकदम नया टाइप का कुछ ना कुछ मिल रहा होगा कि ओष्ठ है और द्वयोष्ठ है, दो जगह आपको द्वयोष्ठ और दो जगह ओष्ठ मिल रहा है चारों ऑप्शन में। सबसे पहली चीज तो ये देखना है, द्वयोष्ठ मतलब दो ओठ, आपके मुख में ईश्वर ने कितना क्या दिया है, दो ओठ दिया है, आपके मुख में ईश्वर ने दो ओठ दिए हैं, ठीक है ना, जो वर्णों के उच्चारण में एक सहायक होते हैं, वर्णों के उच्चारण में सहायक होते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर देखेंगे ब बोलते हैं ना, ब जब बोलते हैं, तो ब जब बोलते हैं तो सबसे पहले दोनों ओठ कैसे हो जाते हैं, सबसे पहले दोनों ओठ चिपक जाते हैं, जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो पहली चीज तो अब हमको पता लग गई कि इन्हीं दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन है, ठीक है ना। अब देखना है, स्पर्श तो है, स्पर्श भी है, ठीक है ना, दोनों में है। अल्प प्राण है, अब देखो अल्प प्राण भी है। अब देखिए निरनुनासिक है, निरनुनासिक होते ही है, व्यंजन वर्ण है, तो सभी व्यंजन वर्ण कैसे होते हैं, निरनुनासिक होते हैं, ठीक है ना। अब घोष और अघोष की बात आएगी, ठीक है ना। तो घोष वर्ण कौन से होते हैं, 3 4 5, घोष वर्ण कौन से होते हैं,
3 4 5, ठीक है ना। और अघोष वर्ण कौन से होते हैं? 1 और 2, ठीक है ना। तो ब, ब कैसा है? तीसरा वर्ण है, तो तीसरा वर्ण है तो क्या हो जाएगा? घोष वर्ण हो जाएगा, ठीक है ना। तो प फ ब, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा घोष। अब वैसे भी अगर ओष्ठ की बात करता तो दोनों में क्या था? अघोष था, केवल यहीं पर आपको घोष दिया गया है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? बी, बी फॉर बॉय, ठीक है ना। चलो अभी आप लोग प्रयास करिएगा कि अगर किसी भी प्रकार की समस्या का अगर सामना करना पड़ रहा है आपको चैनल पर या फिर किसी भी टॉपिक पर, किसी भी कंटेंट में, तो आप निसंकोच कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर प्रस्तुत करें, ठीक है। चलिए अब देखिए, बात आती है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। अगर आपने देखा हो तो कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं मिलता है हमको जहां पर ये न पूछ लिया जाए, ठीक है ना। नहीं तो अल्टरनेट एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। अब बात आती है वर्णों की, अब यहाँ तो नहीं दिया है गया है, ठीक है ना, दिया तो गया है शब्द बदल करके, जैसे वर्णों का समूह जरूर देता है, ठीक है ना। तो वहां पर यहाँ पर वर्णों का समूह न दे करके वर्णों का संकलन दे दिया है, ठीक है ना। शब्द समूह दे दिया तो शब्द समूह नहीं होता है बच्चा, ये वर्णों का समूह होता है। अब वर्णों का कैसा समूह होता है भाई? वर्ण में जैसे हमने लिख दिया प जा टा न ख च ब, ठीक है ना। तो ये समूह थोड़ी होगा, ये गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि ये सीक्वेंस में नहीं है, अर्थात व्यवस्थित नहीं है, ठीक है ना। ये व्यवस्थित नहीं है। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। जैसे जैसे अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप क्या लिखते हो? स्वर लिखते हो, फिर क्या लिखते हो? व्यंजन लिखते हो, फिर क्या लिखते हो? व्यंजन लिखते हो, ठीक है ना, ठीक है। अब स्वरों में सीक्वेंस से लिखते हो, आ लिखते हो, फिर बड़ा आ लिखते हो, फिर ई लिखते हो, फिर बड़ी लिखते हो। तो ये सब क्या है? व्यवस्थित क्रम है। ये सब कैसा है? व्यवस्थित क्रम है। फिर जैसे व्यंजन की अगर बात करते हैं, पहले क्या आप लिखते हो? स्पर्श व्यंजन लिखते हो, फिर क्या लिखते हो? अंतस्थ लिखते हो, फिर क्या लिखते हो? ऊष्म लिखते हो, ठीक है ना। तो इसमें अब स्पर्श की अगर बात की जाए, स्पर्श की अगर बात की जाए तो स्पर्श में क्या लिखते हो? स्पर्श में पहले क वर्ग लिखते हो, फिर च वर्ग, ठीक है ना, फिर ट वर्ग, फिर ता वर्ग, फिर पा वर्ग, ठीक है ना। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? व्यवस्थित क्रम समूह कहा जाता है, व्यवस्थित समूह कहा जाता है, व्यवस्थित क्रम समूह भी कहा जाता है, ठीक है ना। एक ऑप्शन आपको कभी कभी ये भी मिल सकता है, व्यवस्थित, क्या? व्यवस्थित क्रम समूह, ये भी मिल सकता है। या फिर इसके सीक्वेंस को उलट पुलट करके, इन पांचों जो सीक्वेंस स्पर्श वर्ण का ले लीजिए अगर आप, तो ये कैसा हो जाएगा? ये उलट पुलट करके आपको देंगे और उसमें पूछेंगे कि व्यवस्थित समूह कैसा है, ठीक है ना, या व्यवस्थित समूह कौन सा है, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपके सामने मिल सकती हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर। इस शब्द में री स्वर नहीं लगा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर मात्रा की बात करेंगे, जैसे पिछले में अमात्रिक स्वर, अमात्रिक शब्द पढ़ा था हम लोगों ने, अर्थात मात्रा किसमें नहीं लगी थी। इसमें पढ़ना है कि किस शब्द में री मात्रा नहीं लगी है, नहीं है की बात कर रहा है। तो कृपा में, कृपा कैसे जानेंगे? ये बात तो हमें देखनी है। एक अभी बिंदु हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग टॉपिक वाइज चलेंगे, ठीक है ना। तो वहां पर पढ़ेंगे कि वर्ण विच्छेद, क्या पढ़ेंगे? वर्ण विच्छेद,
वर्ण विच्छेद। अब वर्ण विच्छेद में पहला लेंगे तो क में री की मात्रा लगी है तभी क्री बना है, फिर प, फिर बड़ा। इस तरह से वर्णों का विच्छेद करते हैं, ठीक है ना। कृष्ण का के साथ री प्लस दशा, फिर षड़ा, ठीक है ना। इस प्रकार से वृष्टि, इसी में वी में व में री की मात्रा लगी है। अब देखिए रिवाज की अगर बात करें तो र में छोटी ई की मात्रा लगी है, छोटे ई की मात्रा लगी है। तो अब इसी में क्या है, इसमें री की मात्रा नहीं लगी है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिवाज हो जाएगा। आपका राइट आंसर रिवाज हो जाएगा, क्योंकि रिवाज एक ऐसा शब्द है इन चारों में से जिसमें री स्वर नहीं लगा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है, इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है। तो अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं, सबसे पहली चीज तो हमें ये जानना है कि अंतस्थ वर्ण होते कौन से हैं। तो या, र, ल और व, ठीक है ना। तो अब इसमें से र भी है, ल भी है और व भी है, ब ऐसा है जो नहीं है, इसलिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ब, क्योंकि नहीं है की बात कर रहा है, तो ब। तो क्योंकि ब कैसा है, ब प वर्ग का वर्ण है, प वर्ग का वर्ण है, ठीक है ना। अब ये प वर्ग कैसा होता है, स्पर्श होता है, ठीक है ना, स्पर्श वर्ण होते हैं, ठीक है। चलिए द ध्वनि का उच्चारण स्थान का आधार होता है। आधार मतलब, ठीक है ना, जहां से वर्ण उच्चरित होते हैं, मुख के जिस भाग से वर्ण उच्चरित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, आधार कहा जाता है, उच्चारण का आधार कहा जाता है, ठीक है ना। तो आधार क्या हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए द किस वर्ग का वर्ण है, द किस वर्ग का वर्ण है। तो द, त, थ, द, ध, न, त वर्ग का तीसरा वर्ण है, किसका है, त वर्ग का, त, थ, द, ध और न, त, थ, द, ध और न, ठीक है ना। अब ये देखिए, अब त वर्ण का है, अभी हमने सूत्र लिखा था, ठीक है ना। तो त कैसे हो जाएंगे, त वर्ग दंत होता है, ठीक है ना। लृतु लसनम दंत, लृतु लसनम दंत, ठीक है ना। तो ये कैसा वर्ण हो जाएगा, दंत वर्ण हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है कि उपु पद्मानीयानाम ओष्ठव, उपु पद्मानीयानाम ओष्ठव। तो अर्थात यहां पर देखिए उ बड़ा उ, क्या क्या हो जाएगा, उ और बड़ा उ, ठीक है ना। प वर्ग में प, फ, ब, भ और म, ठीक है ना। और उपदमानी संस्कृत वर्णमाला में प्रयोग हो जाता है, जिसे हम पफाभ्याम भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए उ भी है, ठीक है ना, ये भी है,
अब देखिए प फ ब भी है, ब भी है, ठीक है ना, म भी है, ठीक है ना। अब बड़ा आ गया है, क्या आ गया है, बड़ा आ आया आपका। ये कैसा होता है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। ये क्या हो जाता है, अकुह विसर्जनीय नाम निया नाम कंठा, ठीक है ना। अर्थात आ और बड़ा आ, क्या, छोटा आ और बड़ा आ, ये दोनों किसके किसके द्वारा उच्चारित किए जाते हैं, तो ये दोनों किसके द्वारा, कंठ द्वारा उच्चारित किए जाते हैं। ये किसके द्वारा उच्चारित किए जाते हैं, कंठ द्वारा उच्चारित किए जाते हैं। इसलिए राइट आंसर आपका हो जाएगा बड़ा, ठीक है ना। चलिए निम्नलिखित में से एक अल्प प्राण ध्वनि है, निम्नलिखित में से एक अल्प प्राण ध्वनि है। तो अल्प प्राण और महाप्राण की अगर बात करें तो क्या होता है, हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। कौन कौन से होते हैं, बात करें अगर अल्प प्राण की, ठीक है ना, और महाप्राण की, अल्प प्राण की और महाप्राण की, ठीक है ना। तो अल्प प्राण में क्या होते हैं, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, अर्थात प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण कैसे होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। अगर बात करें महाप्राण की, बात करें महाप्राण की, तो द्वितीय, द्वितीय और चतुर्थ वर्ण, द्वितीय और चतुर्थ वर्ण ये कैसे होते हैं, अर्थात दूसरे और चौथे वर्ण, वर्गों के, किसके, वर्गों के, वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण कैसे होते हैं, महाप्राण होते हैं। और पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण अल्प प्राण होते हैं। अब बात कर रहा है अल्प प्राण की, तो देखिए का आपका पहला वर्ण है, खा आपका दूसरा वर्ण है, घा आपका चौथा वर्ण है, त थ द ध ये भी कैसा है, चौथा वर्ण है। तो दूसरे और चौथे, दूसरे और चौथे, अर्थात ये सब कैसे हैं, ये तीनों वर्ण महाप्राण हैं। ये कैसे हैं, महाप्राण है, ठीक है ना। का आपका कैसा है, का आपका कैसा है, का वर्ण कैसा है, अल्प प्राण है, का वर्ण कैसा है, अल्प प्राण है। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा क, ठीक है ना, क्योंकि ये वर्ग का प्रथम वर्ण है, क्योंकि ये वर्ग का प्रथम वर्ण है। अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने है, वर्ण, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है, ठीक है ना, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। जैसे वर्ण अक्षर भी होती है, ठीक है ना, ध्वन्यात्मक इकाई भी होती है, ठीक है ना, वर्ण मीन्स जाति भी होता है, वर्ण मीन्स रंग भी होता है, ठीक है ना। तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, ठीक है ना, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या नहीं होगा, क्योंकि ये नहीं की बात कर रहा है, तो आकाश नहीं होगा, क्या नहीं होगा, आकाश नहीं होगा, नभ होता है, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी मूर्धन्य ध्वनि, मूर्धन्य ध्वनि नहीं है, ठीक है ना। तो ऋतु रसाणाम मूर्धा, टा वर्ग के वर्ड टा टा ठा ड ढ अड़, ठीक है ना। तो टा टा है, ठा है और ढ भी है, ठीक है ना। द द त वर्ग का है, द क्या है, ये त वर्ग का वर्ण है, इसलिए ये आपका राइट आंसर यहां पर, ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कंठ ध्वनियां कौन सी हैं,
निम्नलिखित में कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? तो आपको अभी बताया गया था कि अकुह विसर्जनीया नाम कंठा, अकुह विसर्जनीया नाम कंठा, निया नाम कंठा। तो और बड़ा, आ बड़ा और का वर्ग, आ बड़ा और का वर्ग, ये सब किससे बोले जाते हैं? कंठ से बोले जाते हैं। इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? का और ख हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? अभी अल्प प्राण की बात आई थी, तो अल्प प्राण वर्ण कौन से होते हैं? बात अगर करें तो अल्प प्राण वर्ण कौन से होते हैं? पहले, तीसरे और पांचवें। पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण कैसे होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। ठीक है ना? और किसी भी वर्ण का, किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, पहला और दूसरा वर्ण कैसा होता है? अघोष होता है। और पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण कैसे होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। अर्थात अब बात कर रहा है तो दूसरा वर्ण तो कहीं मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब पहला मैच कर रहा है। तो अघोष और अल्प प्राण सभी वर्ण की इसमें पहला वर्ण, तो क्या हो जाएगा? तो त भी त वर्ग होता है तो पहला वर्ण है, और क भी पहला वर्ण है। ठीक है ना? च छ ज ये तीसरा वर्ण है, ट ठ दूसरा वर्ण है, च छ ज झ चौथा वर्ण है। ठीक है ना? इसलिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा का और त, क्योंकि ये पहले वर्ण है, क्योंकि ये पहले वर्ण है। ठीक है ना? चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ओ किस प्रकार के वर्ण हैं? अभी बात आई थी कि संयुक्त वर्णों के स्थान कैसे होते हैं, संयुक्त वर्णों के उच्चारण स्थान कैसे होते हैं? संयुक्त ही होते हैं। ठीक है ना? क्योंकि ये संयुक्त वर्ण दो वर्णों से मिलकर के बने होते हैं। तो जो दो अलग अलग वर्णों से मिलकर के बनेंगे, एक ही वर्ग या एक ही स्थान से नहीं बने होते हैं, तो उनके उच्चारण स्थान भी कैसे होंगे? ठीक है ना? संयुक्त ही होंगे। तो पहली चीज तो तालव्य, तालव्य, तालव्य तो होगा नहीं और मूर्धन्य तो होगा नहीं, क्योंकि यह सिंगल स्थान है। अब यहाँ पर देखिए दंतोष्ठ की बात करेगा, तो दंतोष्ठ और कंठोष्ठ। ठीक है ना? अब बात आई ओ और ऊ की, ओ की। ठीक है ना? ठीक है, तो ऋतु रषण मूर्धा होता है। ठीक है ना? और दंत है। ठीक है ना? ऋतु लसनाम दंता, तो लृ स्वर आया, लृ स्वर आया तो स्वर से निर्मित ही नहीं। ठीक है ना? उपु पद्मानीय नाम ओष्ठो, ओष्ठ की बात कर रहा है। ठीक है ना? आपने देखा होगा कि ओ का निर्माण, ओ का निर्माण आ प्लस उ से होता है। तो अभी आपने पढ़ा था अकु विसर्जनीय नाम कंठा, तो आ का उच्चारण स्थान क्या होता है? आ का उच्चारण स्थान कंठ हो जाता है। आ का उच्चारण स्थान कंठ हो जाता है। तो अब यहाँ पर आ का क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। उपु पद्मानीय नाम ओष्ठो, तो यहाँ पर उ का क्या हो जाता है? ओष्ठ हो जाता है। ठीक है ना? अब कंठ प्लस ओष्ठ, आ प्लस उ बराबर ओ, तो ओ का दीर्घ वर्ण है। ठीक है ना? ओ की वृद्धि संज्ञा हो करके अवकार हो जाता है, ओकार का अवकार हो जाता है। ठीक है ना? तो अब इसका मतलब कंठ और ओष्ठ, अगर कंठ और ओष्ठ आपका आया तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कंठोष्ठ, आपका राइट आंसर हो जाएगा कंठोष्ठ। ठीक है ना? तो अब आपको, आपकी समझ में हमने जो भी बताया है आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर नहीं आता है तो निसंकोच आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या जरूर दर्ज कराएं। इसके साथ साथ आपसे एक निवेदन भी करना है, आपसे एक निवेदन भी करना है कि आप चैनल के साथ बने रहें। अगर किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आप जरूर बताएं।
थैंक यू।